हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर नंबर 36 लेक्चर के अंदर आज हम आर्टिकल 35 डिस्कस करेंगे। आइए इसकी बैरिडिंग कर लेते हैं। व्हेन ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर रेलिवेंट। जब किसी भी डॉक्यूमेंट्स की बारे में ज़बानी अगर कोई एडमिशन होगी तो वो कब रेलिवेंट मानी जाएगी। आगे बस में ज़बानी कैसे, फॉर एग्जांपल इस जो आर्टिकल है इसका मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल कोई डॉक्यूमेंट्स है, ये रजिस्ट्री है, ठीक है, ये एक डॉक्यूमेंट्स है, ये क्या है, ये एक रजिस्टर्ड सेल डीड है। क्या है? रजिस्टर्ड सेल डीड है। अब इसके बारे में आकर कोई शख्स स्टेटमेंट देता है इसके कंटेंट्स के बारे में। अब कंटेंट्स क्या होता है? कंटेंट्स मीन्स इसके अंदर जो लिखा गया है, जो मवाद इनके अंदर मौजूद है उसके बारे में ये बात करता है। कंटेंट्स उसके बारे में आकर कहे कि ये सच्ची है, जेन्युइन है या फिर फोर्ज्ड है, तो फिर वो उसकी कब जो है वो रेलिवेंट मानी जाएगी। वैसे बेसिकली ये आर्टिकल जो 35 आर्टिकल है, इसकी हेडिंग कुछ इस तरह होनी चाहिए कि व्हेन ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर नॉट रेलिवेंट। कब जो है ओरल हमारे पास एडमिशन किसी डॉक्यूमेंट्स की कंटेंट्स के बारे में जो है हम नॉट रेलिवेंट होगी, रेलिवेंट नहीं होगी। कब रेलिवेंट नहीं होगी? मगर इसकी हेडिंग इस तरह दी गई है, हम जिस तरह हेडिंग है इस तरह ही पढ़ेंगे। आइए इसके अंदर पढ़ लेते हैं। इन हमारे पास ओरल एडमिशन एज टू द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर नॉट रेलिवेंट। आ गई बात कि जो ओरल एडमिशन है किसी डॉक्यूमेंट्स के बारे में, ठीक है, जब एक डॉक्यूमेंट्स आपने कोर्ट के अंदर पेश कर लिया, ठीक है, रजिस्ट्री है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, फॉर एग्जांपल आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? हमारे पास सेल डीड हो सकती है, ठीक है, सेल डीड एक डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास मॉर्गेज डीड, ठीक है, लीज डीड या फिर जो भी डीड्स हैं हमारे पास, वो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके, वो हमारे पास क्या कहलाएंगे? वो डॉक्यूमेंट्स कहलाएंगे। और इसके अंदर जो भी लिखा गया है वो उनका कंटेंट्स है। क्या है? उनका कंटेंट्स है। सेल डीड के अंदर लिखा गया है कि ए ने प्रॉपर्टी खरीदी बी से, ठीक है, ठीक है, इतने इतने पैसों में खरीदी, इस तारीख को खरीदी, इतने इतने पैसे दिए, ये गवाह हैं। आरी बस समझिए, इस ऑफिस के अंदर लिखा गया, ठीक है, और इस ऑफिस के अंदर सील लगे हुए हैं, ये होता है डॉक्यूमेंट्स हमारे पास, जिसको कहते हैं हार्ड कॉपी। आरी बात समझ में, ठीक है। ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर नॉट रेलिवेंट। अब जो ओरल हमारे पास एडमिशन है किसी डॉक्यूमेंट्स के बारे में, ठीक है, वो रेलिवेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल कोई ए ने सूट फाइल किया बी पर कि जो बी के पास जो ये सेल डीड है ये झूठी है, ठीक है, हालांकि बी ने ए से ये जो घर जो है वो खरीद करके लिया था। इस डीड के बारे में ए कह रहा है नहीं, ए ने बी के पास जो डीड है वो झूठी है। अब जो रजिस्टर्ड सेल डीड जो ए ने पेश की है, इसके बारे में अगर कोई शख्स आकर कहता है कि ये सच्ची है या फिर झूठी है, तो फिर वो रेलिवेंट नहीं कहलाएगी। आगे बात समझ में आइए देख लेते हैं। until the party proposing to prove them shows that he is entitled to give secondary evidence of the contents of such documents under the rules hereinafter contained, or unless the genuineness of a document produced is in question। जब तक ओरल एडमिशन हमारे पास रेलिवेंट नहीं मानी जाएगी, जब तक, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल जो शख्स ओरल एडमिशन देने आ रहा है इस डॉक्यूमेंट्स के बारे में, वो जो है ओरल एडमिशन देने का इंटाइटल है। उसको प्रूव करना है, उसको साबित करना है कि ये जो इसके बारे में आकर जो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के अंदर पेश किया गया है सच्चा है या फिर झूठा है, उसके बारे में आकर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना उस शख्स का हक हो। वो अपनी कैपेसिटी जाहिर करे, वो अपनी इंटाइटलमेंट शो करे कि इस डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करने का मेरा पूरा अधिकार है, मुझे पूरा हक है, मैं पूरा राइट रखता हूँ। आरी बात समझिए। फॉर एग्जांपल कैसे? जैसा कि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स पेश होता है, डॉक्यूमेंट्स तो डॉक्यूमेंट्स होते हैं सब, ठीक है, एक ये हमारे पास पेज पर अगर कुछ लिखा हुआ है तो ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ठीक है,
कोई हमारे पास क्रिमिनल केस है या फिर कुछ भी है, उसके अंदर जो भी चीज़ पेश की जाती है, ठीक है, हमारे पास कोई भी मटेरियल पेश किया जाता है वो सब डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पर मुकदमा चल रहा है कि ए ने बी का खून किया है, मगर उस केस के अंदर सीसीटीवी प्रोड्यूस की जाती है, तो फिर वो सीसीटीवी हमारे पास रिकॉर्डिंग जो है, हमारे पास सीसीटीवी की जो रिकॉर्डिंग है वो भी एज अ डॉक्यूमेंट है। और जो शख्स सीसीटीवी कोर्ट में पेश कर रहा है, अब जो शख्स पेश कर रहा है ना, उसकी एविडेंस हमारे पास ओरल एडमिशन जो है स्टेटमेंट, वो हमारे पास रेलिवेंट नहीं कहलाएगी, मगर जब तक वो साबित कर जाए कि वो उसका इंचार्ज है, तो फिर वो एडमिशन हमारे पास ओरल एडमिशन भी एडमिसिबल मानी जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है? बिल्कुल सिंपल है। थोड़ा कंफ्यूज आप हो गए होंगे, ठीक है, मुझे पता है, ठीक है, फिर भी मैं आपकी ये बात क्लियर कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये सेल डीड है, सेल डीड के बारे में ओरल एडमिशन जब कोर्ट में एक डॉक्यूमेंट पेश कर दिया गया तो फिर कोर्ट उसको देखेगी कि ये सच्चा है या फिर झूठा है। कोई शख्स आकर नहीं कहेगा इसके बारे में कि ये सच्चा है या फिर झूठा है, मगर जो शख्स ओरल एडमिशन ज़िबानी आकर उसके बारे में बात कर रहा है, वो अपनी हमारा क्या बात करता है, वो अपनी पोजीशन प्रोड्यूस करेगा, अपनी पोजीशन जो है वो साबित करेगा कि मैं इस डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करने का हक रखता हूँ। फॉर एग्जांपल ये सेल डीड है, सेल डीड कहाँ हमारे पास रजिस्टर होती है? सेल डीड होती है रजिस्ट्रार के पास। किसके पास? रजिस्ट्रार के पास। अब जो इसके बारे में ओरल एडमिशन जो रजिस्ट्रार आके देता है, तो फिर वो हमारे पास एडमिसिबल मानी जाएगी। फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रार कहता है कि नहीं जी, ये सेल डीड बिल्कुल इन पर सील, इन पर साइन सब कुछ हमारे हैं, ठीक है, मगर ये हमारी ऑफिस में रजिस्टर नहीं हुई, ये काउंटरफीट है, ये फॉल्ट है, ये ऑफिस से बाहर बनाई गई है, हमारे साइन जो है वो मैनेज किए गए हैं, हमारे सील भी मैनेज किए गए हैं, हमारे ऑफिस में इस डीड का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, तो फिर इस शख्स की हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो एडमिसिबल होगी। यहाँ तक बात क्लियर है? बिल्कुल सिंपल है। फॉर एग्जांपल ए पर केस चल रहा है कि ए ने बी का मर्डर किया है। क्या किया है? बी का मर्डर किया है, ठीक है, और बी का मर्डर हुआ है, ठीक है, और ए जब कोर्ट में आता है तो फिर सी आकर कहता है, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए उस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सी आके कहता है, इस पर साबित हो रहा है केस कि ए ने बी का खून किया है, मगर जो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में पेश हुए हैं, ठीक है, उनके बारे में सी आकर कहता है कि ये इसने खून नहीं किया। इसकी हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो एडमिसिबल नहीं होगी एज अ एडमिशन। मगर जो डॉक्यूमेंट्स पेश हुए हैं, फॉर एग्जांपल कोई सीसीटीवी कैमरा पेश हुआ है, ठीक है, इसमें साबित हो रहा है कि ए ने बी का मर्डर नहीं किया, बी का मर्डर किसी और शख्स ने किया है, उस सीसीटीवी कैमरा में साफ दिखाई दे रहा है, और उस सीसीटीवी कैमरा उस कंपनी के अंदर, फॉर एग्जांपल ए ने इल्ज़ाम कहाँ पर हमारे पास इल्ज़ाम आया? बी के कत्ल का किसी कंपनी के अंदर। ये कंपनी है, ठीक है, इसके अंदर ये सारी कंपनी है, ठीक है, इसके अंदर एक रूम बना है सीसीटीवी कंट्रोल का, इसके अंदर सी बैठता है। कौन बैठता है यहाँ पर? सी बैठता है। सी का कंट्रोल है पूरा सीसीटीवी के ऊपर, और वो सीसीटीवी जो है रिकॉर्डिंग कोर्ट में आकर सी पेश करता है, और उसके बारे में बयान ओरल रिकॉर्ड करा रहा है कौन? सी। तो फिर सी की जो ओरल एडमिशन है, स्टेटमेंट है, वो एज ए एडमिशन कंसीडर की जाएगी। यहाँ तक बात कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सी हक रखता है, अपना राइट रखता है कि ये जो हमारे पास सीसीटीवी है ये मेरे कंट्रोल में है, ये मैं इनका इंचार्ज हूँ। अरे बस समझिए, बिल्कुल सिंपल है, इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये आप पढ़ेंगे रीड विथ द आर्टिकल, हमारे पास जैसा कि हमारे पास 73, 74 और 76 आर्टिकल आप पढ़ेंगे, और इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर सेक्शन 62, 63, और ये जो हमारे पास इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर 35 जो आर्टिकल है, वो इंडियन एविडेंस के अंदर 22 आर्टिकल है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। आइए देख लेते हैं। अब इसके बाद चले जाते हैं हमारे पास सेक्शन 35। इसके अंदर अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब चले जाते हैं हमारे पास आर्टिकल 36, और इंडियन एविडेंस के अंदर ये
हमारे पास सेक्शन 23 है। ठीक है, आगे बात समझ में। 35 22 है और 36 जो है वो 23 है। एडमिशंस इन सिविल केसेस, एडमिशंस इन सिविल केसेस व्हेन रेलेवेंट। व्हेन रेलेवेंट। अब इसका जो टाइटल है, इसका टाइटल भी कुछ यूँ होना चाहिए कि इन एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन नॉट रेलिवेंट, या फिर ठीक है इसका ये भी हो सकता है इन सिविल केसेस व्हेन एडमिशन आर नॉट रेलिवेंट। क्या इसका टाइटल होना चाहिए था? इसका टाइटल होना चाहिए था इन सिविल केसेस व्हेन एडमिशन आर नॉट रेलिवेंट। ठीक, ये इनका टाइटल होना चाहिए था, मगर ऐसा टाइटल नहीं है, ये टाइटल है। इस टाइटल को हम पढ़ते हैं। आइए देख लेते हैं हम। हमारे पास आर्टिकल 36 है। इन सिविल केसेस नो एडमिशन इज रेलिवेंट। सिविल केसेस में वो एडमिशन रेलिवेंट नहीं होगी इफ़ इट इज़ मेड आइदर अपॉन एन एक्सप्रेस कंडीशन दैट एविडेंस ऑफ इट इज़ नॉट टू बी गिवन। अगर वो एक शर्त पर एडमिशन की जाए कि इस एडमिशन पर कोई किसी किस्म की एविडेंस लीड्स नहीं होगी, लिखत में ये दोनों पार्टीज़ के बीच में, ठीक है, ये लिखत में हमारे पास लेकर आए कोर्ट में कि हम ये एडमिट तो कर रहे हैं, मगर ये कोर्ट में इस पर एविडेंस नहीं चलाई जाएगी इस बात पर। ठीक है, ए फाइल करता है सूट बी पर कि इसने मेरे साथ एग्रीमेंट किया था, ठीक है, ये इस बात का, ठीक है, और बाद में इन्होंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो फिर इसके अंदर बी आकर एडमिशन करता है इस कंडीशन कर कि हाँ मैं मानता हूँ, ठीक है, कि मैंने इससे एग्रीमेंट किया था, मगर इस बात को कोर्ट में कंसीडर ना किया जाए, कोर्ट में इसके ऊपर एविडेंस ना चलाई जाए, तो फिर ये हमारे पास एडमिशन एडमिसिबल नहीं होगी। आगे बस में सिविल केसेस में ऐसी एक्सप्रेस कंडीशन पर एडमिशन जो की जाए वो एडमिशन जो है एडमिसिबल नहीं होगी। ठीक है, और उसके अलावा और कौन सी कंडीशन है? आर अंडर सर्कमस्टेंसेस फ्रॉम व्हिच द कोर्ट कैन इन्फर दैट द पार्टीज एग्री टुगेदर दैट एविडेंस ऑफ इट शुड नॉट बी गिवन। या फिर कोर्ट खुद इन्फर करे, सजेस्ट करे कि दोनों पार्टीज आई है, ए ने बी पर दावा किया है और बी और मिलकर एडमिशन तो कर रहा है, मगर दोनों पार्टीज चाहती हैं कि इन पर एविडेंस लीड ना हो, इन पर एविडेंस ना चलाई जाए, तो फिर वो एडमिशन नहीं मानी जाएगी। फॉर एग्जांपल ए और बी दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, ए जो है बी पर दावा करता है और बी आके एडमिशन करता है। आगे बात समझिए, दोनों पार्टी मिले हुए हैं कि मैं आप पर केस फाइल करूंगा, आप आके कोर्ट में नो ऑब्जेक्शन दे देना या फिर आप तस्लीम कर देना, ठीक है, आप एडमिट कर देना। फॉर एग्जांपल ए और बी आपस में मिलते हैं और सी की कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, सी की नाम पर कोई प्रॉपर्टी, ए ने और बी ने मिलकर गठजोड़ बनाकर ए ने फाइल किया सूट बी पर, बी को कहा कि मैं आप पर सूट फाइल करूंगा, आप जो है आके एडमिट कर लेना, ठीक है, कि हाँ मेरी प्रॉपर्टी थी मैंने ए को बेच दी, ठीक है। तो इस तरह की, हालांकि प्रॉपर्टी सी की है, और इस तरह की एडमिशन जो है, जो कोर्ट को इन्फ्रेंस करे, कोर्ट जो है कोई हमारे पास इन्फ्रेंस निकाल दे, उससे कोई हमारे पास रिजल्ट निकाले कि ये दोनों पार्टीज़ की हमारे पास कंसेंट से एडमिशन हो रही है, ये एडमिशन कोर्ट को मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर ये ऐसी एडमिशन सिविल केसेस में भी हमारे पास क्या होगी? एडमिसिबल नहीं होगी, मीन्स नॉट रेलिवेंट। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चले जाते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या बात करता है? नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल बी टेकन टू एग्जेम्प्ट एनी एडवोकेट फ्रॉम गिविंग एविडेंस ऑफ एनी मैटर ऑफ विच ही मे बी कंपेल्ड टू गिव एविडेंस अंडर आर्टिकल 9। अब आर्टिकल 9 के अंदर जो भी हमारे पास
कम्युनिकेशन थी, जो कम्युनिकेशन हमारे पास क्या थी, राज में रखी जाने वाली कम्युनिकेशन थी, जिसको हम नहीं बता सकते थे। ठीक है, हमें कंपेल नहीं किया जा सकता था किसी हमारे पास एविडेंस के लिए, मगर कुछ ऐसी बातें थी जिस पर एडवोकेट को कंपेल किया जा सकता है। जैसा कि कोई क्लाइंट आकर हमारे पास, जो भी क्लाइंट आके हमारे पास अपने एडवोकेट से जो बातें करता है था, तो फिर वो जो भी हमारे पास एडवोकेट और क्लाइंट के दरमियान जो बात होती है वो क्या होती है, कम्युनिकेशन, प्रिविलेज कम्युनिकेशन होती है। वो हमारे पास प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होती है, वो एडवोकेट कभी भी किसी को नहीं बताएगा। मगर ऐसी कम्युनिकेशन जब क्लाइंट आके अपने वकील को कहे कि मैं ये जुर्म करने वाला हूँ या फिर जुर्म करके आया हूँ, आप मेरी मदद करें, तो फिर ऐसी किस्म की कम्युनिकेशन प्रिविलेज नहीं है। आ रही बात समझ में। और उस हमारे पास जो कम्युनिकेशन के लिए एक वकील को भी मजबूर किया जा सकता है कि वो उन पर एविडेंस दे, और इस आर्टिकल के तहत उसको कोई रियायत नहीं मिलेगी, एक वकील को भी रियायत नहीं मिलेगी। आ रही बस में, जब एक फॉर एग्जांपल ए और बी मिलकर किसी वकील के पास आते हैं, एक्स वकील के पास, ठीक है, कि यार ये प्रॉपर्टी जो हम आ रहे हैं सूट फाइल, वो दरअसल प्रॉपर्टी सी की है, मगर मैं सूट फाइल करूंगा बी पर और बी आके मेरे क्लेम को एडमिट करेगा, ठीक है, और हम दोनों मिलकर इसकी प्रॉपर्टी जो है वो खा लेंगे, ठीक है, हड़प कर लेंगे, ठीक है। तो फिर ये एडवोकेट है, इस एडवोकेट का फ़र्ज़ है कोर्ट को इस बात से इन्फॉर्म करना, इसको डिस्क्लोज़ करना इस वकील की जिम्मेदारी है। आ रही बस मुझे, आ रही बस में, जहाँ तक बात क्लियर है, बिल्कुल आसान है। इसके बाद हम आगे चलेंगे। थैंक यू सो मच।